ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेट 11 की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। एक फंक्शन है इंट बनी, इसमें दो इंटीजर पैरामीटर पास किए जाएंगे और ये इंटीजर रिटर्न भी कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो मेन के अंदर बनी को कॉल किया एक बार 5, 10 से और एक बार 10, 5 से, फिर प्रिंट करा रहे हैं ए और बी की वैल्यूज की बनी क्या रिटर्न करके दे रहा है। तो बनी फंक्शन की फंक्शनिंग में देखें यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है रिटर्न i, j। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड क्या रिटर्न करेगा, i, j नाम की जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब अगर सपोज कहीं पर लिखा होता इस तरह से कि रिटर्न i+j, तो रिटर्न क्या प्रिंट करता, दोनों का समेशन। अब यहाँ पर है i, j, तो i, j का ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा? ऑपरेशन का रिजल्ट होगा राइट मोस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि आई तो हमारी लेफ्ट एक्सप्रेशन है और जे राइट में है। हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट कॉमा ऑपरेटर में, तो जो भी जे का रिजल्ट होगा वही रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस बनी फंक्शन के अंदर जो भी सेकंड पैरामीटर में वैल्यू आएगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो पहले केस में सेकंड पैरामीटर में क्या है 10, सो 10 रिटर्न हो जाएगा, तो ए में आ जाएगा 10। दूसरे वाले केस में सेकंड पैरामीटर में क्या है 5, तो 5 रिटर्न हो जाएगा, बी में 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में है, इसीलिए आउटपुट में 10, 5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से कॉमा ऑपरेटर का ही यूटिलाइजेशन किया गया है और इसमें फॉर लूप के जो इनिशियलाइजेशन हैं वो तो ऊपर दिए हैं। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 3 इनिशियलाइज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद लिखा है आई लेस देन 6 कॉमा जे लेस देन 4। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर से लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो आई लेस देन 6 चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इसको कोई मतलब नहीं है। ये फॉर लूप इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है जो कि सेकंड कंडीशन है। तो जब जे की वैल्यू जब तक 4 से लेस होगी, ये पूरे फॉर लूप की बॉडी तब तक चलती रहेगी। अब देखते हैं जरा क्या होता है। इसी तरह से i++ और j++ इन दोनों को अपडेशन स्टेटमेंट की तरह से यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 3 है, तो i की वैल्यू 6, 3 लेस देन 6 है। अब ये ट्रू हो या ना हो हमें तो अगले पे देखना है। तो j की वैल्यू 3 है और 3 लेस देन 4 करेक्ट कंडीशन है, ट्रू है। इसका मतलब है बॉडी में जाएगा और i और j की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कर देगा 3, 3। इसके बाद अपडेशन होगा, i++ हो जाएगा 3 से 4, j++ हो जाएगा 3 से 4। अब यहाँ पर कंडीशन में j वाली कंडीशन में यहाँ हो रहा है 4 लेस देन 4 और ये हो गया फेल, तो इसीलिए लूप फेल हो जाएगा और प्रोग्राम में हम, क्योंकि मेन में और कुछ है नहीं तो लास्ट स्टेटमेंट है, विल फिनिश दिस अप, राइट। तो आउटपुट में सिर्फ 3, 3 रह जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाइल के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखते हैं i+1 क्वेश्चन मार्क माइनस माइनस आई कोलन, ये कोलन है सेमी कोलन नहीं है, j++। अब ये कौन सी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर लगा है, इस एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक, और टर्नरी ऑपरेटर है ये, इसमें 3 ऑपरेंड्स हैं, सॉरी, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है ना कि ऑपरेंड्स, में 3 ऑपरेंड्स होते हैं, तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, ये 2 सिंबल से मिलके बनता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि क्वेश्चन मार्क के पहले यहाँ पर सपोज x लिखा है तो x इवेल्युएट होगा, और अगर x की वैल्यू ट्रू है तो ये वाला चलेगा। सपोज इसको आपने y लिख लिया और इसको लिख दिया z, ठीक है, इस तरह से। तो अगर x ट्रू है, ये ट्रू हो गया यानी x नॉन जीरो है, तो y चलेगा, और अगर x फॉल्स है तो क्या चलेगा, तो z चलेगा। x हमारा यहाँ पर फॉल्स है यानी x की वैल्यू 0 हो गई तो z इवेल्युएट होगा। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पर किसी वेरिएबल को एलोकेट कर दें तो a में क्या वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो a में जाएगा z, अगर x की वैल्यू नॉन जीरो है, ट्रू है, तो x a में जाएगा y। ठीक, ये इसका आंसर है।
बस इसी चीज़ को यहाँ ध्यान रखते हुए जरा करते हैं। सो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर रख देते हैं। i की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 क्वेश्चन मार्क, है ना? i की वैल्यू 2 है और माइनस माइनस i है, तो इवैल्यूएट भी कर देते हैं इसको। तो माइनस माइनस i है यहाँ पर। अब पहले तो ये देखें 2 + 1 है, सो 2 + 1 कैसी वैल्यू है? 2 + 1 है 3, 3 कैसी है? ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये इवैल्यूएट होगा, ये इवैल्यूएट होगा और ये इवैल्यूएट नहीं होगा, ठीक ना? ये इवैल्यूएट हो जाएगा, माइनस माइनस i, माइनस माइनस i की वैल्यू से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? i की 2 वैल्यू थी, तो i -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, ठीक? और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी व्हाइल के अंदर बचेगा 1, ठीक? यही इसका आंसर हो जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन का। इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? जब ये चीज़ ट्रू हो गई, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वही इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर होगा, यही मैंने यहाँ पर बताया। तो इसीलिए 1 इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर है। तो व्हाइल के अंदर आ गया 1, 1 कैसी वैल्यू है? ट्रू, है ना? तो प्रिंटफ चलेगा और 1 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी लूप चल रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम पर i की वैल्यू 1 हो चुकी है, एक बार फिर से इसी एक्सप्रेशन में पहले i की वैल्यू 2 रख करके हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करी, अब i की वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सो 1 + 1 कैसी वैल्यू है? 2, ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू है तो ये पहली एक्सप्रेशन माइनस माइनस i फिर से चलेगी। तो अब माइनस माइनस i चलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्री डिक्रीमेंट है। सो i की वैल्यू 1 लेके गए थे, माइनस माइनस i करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और यही 0 वैल्यू हमारी व्हाइल के अंदर बचेगी। तो व्हाइल में हो जाएगा व्हाइल 0। व्हाइल 0 का मतलब लूप फेल हो गया है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो केवल 1 प्रिंट होगा और वही आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, स्क्वायर c की वैल्यू 125 है, प्रिंटफ परसेंट इज c और व्हाइल c++। तो डू व्हाइल चल रहा है, ठीक है। डू के यहाँ पर करली ब्रेस भी लगा सकते हैं, इसने नहीं लगाया करली ब्रेस क्योंकि एक ही स्टेटमेंट था, ठीक है। डू प्रिंटफ और इस तरह से हम यहाँ पर करली ब्रेस बंद भी कर सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं है तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है ना प्रिंटफ। तो सी की वैल्यू 125 है, परसेंट डी की वजह से प्रिंट करेंगे तो 125। अगर यहाँ परसेंट सी लगाते तो 125 के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता है वो प्रिंट होता है, लेकिन परसेंट डी लगाया है तो 125 ही प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक। फिर सी में जाएंगे, सी में ये अपडेट हो जाएगा सी, तो 125 का 126 हो जाएगा, ठीक। 126 भी एक नॉन जीरो वैल्यू है, लूप ट्रू हो जाएगा, अगली बार फिर चलेगा और अंदर जाएगा। ये पोस्ट टेस्ट लूप कहलाता है ना, कम से कम एक बार बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होगी तब आप कंडीशन तक पहुंचते हैं। तो ये फिर से 126 प्रिंट हो जाएगा, फिर C++ हो जाएगा, तो ये 127 हो जाएगा, ठीक। अब जब C++ होगा तब क्या होगा? तब ये 128 नहीं होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर की रेंज है वो कहां से कहां तक होती है? वो होती है -128 से लेकर के 127 तक, और ये एक रैप अराउंड इफेक्ट या साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो पहले वैल्यू -128 होगी, फिर -127 होगी, इस तरह से बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 126 होगा, है ना, 125 होगा, फिर इसी तरह से यहाँ पर कहीं पर बीच में आकर के 0 होगा, है ना, 0 1 2, यहाँ -1 होगा, इस तरह से ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और 127 के बाद क्या होता है? ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी है कि 127 के आगे फिर से 128 आ जाता है, और 128 के पीछे अगर चले हम तो 127 भी आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी है, इस तरह से चलती है, ठीक। तो 127 से जब हम +1 करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे -128 पर, फिर +1 करेंगे तो -127, फिर इस तरह से ये माइनस में आगे चलता रहेगा और कभी ना कभी 0 जरूर होगा, और जब ये 0 होगा तब व्हाइल लूप फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये आउटपुट लिखा हुआ है। तो 125 से तो हमने शुरू किया, 125, 126, 127। अब अगली वैल्यू यहाँ पर जो डॉट डॉट में नहीं लिखी है वो है -128, फिर होगा -127 है, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, माइनस माइनस में कम होता जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, -126, और इस तरह से -1, -2, -1, -2, -1, और फिर जब 0 हो जाएगा, है ना, यही चीज यहाँ दिखाई है 0। तो जब 0 हो जाएगा तो 0 पहले तो ये प्रिंट कर रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है ना। तो जब -1
सपोज ये घटते घटते -1 हो गया, तो -1 प्रिंट हो जाएगा, -1 यहाँ जाएगा, ठीक। और ये इसको -1 पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये यहाँ तो -1 ही रहेगा, लेकिन जब ये डू में जा रहा होगा तब तक ये 0 हो चुका होगा और ये 0 भी प्रिंट कर देगा। फिर जब 0 यहाँ पर आएगा तब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इस वजह से तब लूप फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखें, तो अब यहाँ पर लूप में हमें दिखाई दे रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 2 बार डिक्रीमेंट हो रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसका मतलब है कि जो ये n की वैल्यू 7 है, तो ये n एक बार कितना होगा, 7 होगा। फिर जब 2 बार डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। तो बीच में 0 कभी पड़ेगा ही नहीं। इस वजह से ये जो कंडीशन है ये कभी फेल होगी ही नहीं, इसलिए ये इनफाइनाइट लूप होगा। आप चाहें तो इसको करके देख लीजिए, ट्रेस कर लीजिए। ठीक, 6th क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं डायरेक्ट। ch इज इक्वल टू प्रिंटफ। अब प्रिंटफ के अंदर कुछ नहीं है, मतलब कि प्रिंटफ का रोल ये होता है कि प्रिंटफ के अंदर अगर आपने कुछ लिखा, यानी कि अगर आपने एक स्पेस भी छोड़ा प्रिंटफ के बीच में, तो भी ये प्रिंटफ क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ तो स्पेस तक नहीं है बीच में, ये कुछ नहीं है, नथिंग है ना, कोई स्पेस नहीं है बीच में, इसलिए ch के अंदर क्या जाएगा, 0, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ तो ch में चला गया 0। और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की मैंने बताया आपको कि x इक्वल टू 0 अगर कहीं लिखा है तो इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0, यानी जो वैल्यू सक्सेसफुली असाइन होती है वही रिजल्ट होती है असाइनमेंट ऑपरेशन में। तो यहाँ प्रिंटफ ने इसको 0 असाइन किया, तो इफ के अंदर क्या हो गया, 0। इफ के अंदर 0 हो गया तो ये लूप इस तरह से बन गई कंडीशन, इफ 0 का मतलब है कि इफ फेल हो गया। तो अगर एल्स लिखा है तो वो चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो एल्स लिखा हुआ है, तो एल्स में लिखा है प्रिंटफ, इट डजंट मैटर्स, वही प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, लेबल पर है। तो इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 0 गो टू लेबल। अब लेबल क्या होता है, एक जंप, गो टू कैसा है, गो टू एक अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, इसको हम जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सी में, जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट कूदने वाला है ना। ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को इनकरेज करता है, इसलिए जंप स्टेटमेंट यानी गो टू को डिस्करेज किया जाता है। चलिए इस कोड को देखें। सो आई की वैल्यू जब 0 हो, और 0 है आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 0 हो इसका मतलब कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो गो टू लेबल चलेगा। तो अब पूरे प्रोग्राम में कंपाइलर लेबल को ढूंढ रहा है कि लेबल नाम का आइडेंटिफायर लेबल्ड स्टेटमेंट कहां पर है, वो यहां पर है। तो तुरंत कंपाइलर इस लाइन में चला जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट में स्क्रीन पर हाई लिख देगा। ठीक, अब ये स्टेटमेंट है क्या, ये स्टेटमेंट इस फॉर लूप की बॉडी का लास्ट स्टेटमेंट है। और लूप के अंदर बॉडी जब चल जाती है तब क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी अपडेशन होता है ना। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के में पहले गया क्या, प्रिंटफ ने हाई में स्क्रीन में 2 कैरेक्टर प्रिंट किए, एच और आई, ये 2 है ना, 1 2, और इसने जो है के में 2 रिटर्न कर दिया, क्योंकि प्रिंटफ स्क्रीन पर जो प्रिंट करता है वही रिटर्न कर देता है। अब के में चला गया 2, अब के इंक्रीमेंट हो गया, के में 3 हो गया, 3 हो गया तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई 3 लेस देन 3, फेल हो गई। फेल हो गई तो अब लूप चलेगा ही नहीं, तो सिर्फ हाई लिख करके खत्म हो जाएगा। एर्थ में देखें, अब यहाँ पर ये एक जो ये लाइन लिखी है ना, इसमें एरर है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स। हम इस तरह से नहीं लिख सकते दो कंडीशंस। अगर हमें एंड ऑपरेटर लगा कर दो कंडीशन लिखनी है तो उसका करेक्ट वे क्या है, उसका करेक्ट वे इस तरह से हो सकता है, आई इक्वल टू 5 एंड जे इक्वल टू 10, ये हो सकता है, ये करेक्ट है। 2 बार इफ लिख करके इस तरह से एंड ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप इससे मत परेशान होइए, सिंगल इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू सही है, लेकिन 2 बार इफ नहीं लिख सकते एक ही एक्सप्रेशन में इस तरह से, तो ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू 50 है। अब ए क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक, यहाँ पर वेरिएबल देना तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्विच एक्सप्रेशन जो होती है ये करेक्ट है। स्विच एक्सप्रेशन में कंपाइल टाइम पर एक इंटीजर दिया जा सकता है और ये एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक, लेकिन जब हम लेबल नंबर दे रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन में ए नहीं दे सकते। यहाँ पर ये कंपाइल टाइम पर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर, राइट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो ये एरर है, इस वजह से कंपाइल टाइम एरर कहलाएगी। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 लेस देन 50, ये करेक्ट है। ठीक, इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसा लिखें, केस
50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये करेक्ट है। ए इज 50 लेस देन 50 करेक्ट है, लेकिन ए लेस देन 50 ये गलत है। ए लेस देन और इक्वल टू 50 ये गलत है, ठीक, क्योंकि ए यहाँ पर वेरिएबल है, जबकि इसमें ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, 10th में लास्ट है, कैर रेन के अंदर आर स्टोर्ड है, ठीक, इफ रेन। अब इफ रेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आर है इसकी कुछ आस्काई वैल्यू होगी, राइट, इसकी आस्काई वैल्यू होती है 114। तो इफ रेन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 114। 114 एक नॉन जीरो यानी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, इस वजह से ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जो इफ की बॉडी में प्रिंट एफ दिया है इट्स रेनिंग, वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इट्स रेनिंग। और फिर एल्स चलेगा नहीं, क्योंकि इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, पेयर में होते हैं, या तो इफ चलेगा या एल्स चलता है। फिर प्रोग्राम के बचे हुए पार्ट में क्या लिखा है, रेन की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, रेन नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल था ना, और %d से प्रिंट कर रहे हैं। सो रेन में क्या था, स्मॉल आर, और स्मॉल आर की आस्काई वैल्यू है, आस्काई वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्काई वैल्यू 114 होती है, आप खुद वेरीफाई करिए। और फिर यही चीज प्रिंटफ से इसी के आगे प्रिंट हो जाएगी और आउटपुट ये हो जाएगा, ठीक, ओके।